हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बंडल कंडक्टर्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसी फॉर्मूले से हम जितने भी हमारे जनरल केस थे, यानी कि सिंगल फेस लाइन है या फिर आपकी सिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन है या फिर आपकी एसिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन विद ट्रांसपोजिशन है, तो उन सब के फॉर्मूले हम उसी जनरल फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। तो पहले तो हम वो जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं जो अभी हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में कवर किया था। वो आया था आपके पास कि ए का अगर आपको इंडक्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 2 × 10⁻⁻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 
DSA, दैट इज़ हेनरी पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो DM था वो था आपका GMD था, और जो आपका DSA था वो आपका था GMR बोल दीजिए, या फिर इसको बोल सकते हैं हम सेल्फ GMD, जैसे आप इसको म्यूचुअल GMD बोल सकते हो। यही हमने एक फॉर्मूला देखा था। उसके अलावा यहाँ पे ए और बी क्या बताए थे आपको, सपोज यहाँ पे आपके पास कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, एन कंडक्टर हैं। यहाँ पे आपके सब कंडक्टर्स कितने हैं, एम है। तो इसको तो हमने बोला था टोटल ए कंडक्टर, और ये बोला था हमने बी कंडक्टर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था, तो अब हम इसको ही यूटिलाइज करेंगे आज के लेक्चर में, और इससे डिफरेंट केसेस के लिए फॉर्मूले फाइंड आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट केस से। फर्स्ट आपका जो केस था वो कौन सा था, टू वायर लाइन है। टू वायर लाइन बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए सिंगल फेस कनेक्शन। टू वायर लाइन या फिर सिंगल फेस कनेक्शन, क्योंकि सिंगल फेस में भी एक तो लाइव वायर होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल वायर होगा। यहाँ पर कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। ये आपका ए कंडक्टर होता है और ये आपका बी कंडक्टर होता है, और कोई सब कंडक्टर्स नहीं होते हैं। यानी कि जो एन हम जिसकी बात कर रहे थे वो वन हो जाएगा, और यहाँ पे एम भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये आपके कंडक्टर्स हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको पता है कितनी है, डी है। ठीक है, इनकी रेडियस दोनों की सेम है आर, और इसकी भी कितनी है, आर रेडियस है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बनेगा उसमें पहले हमको डीएम निकालना होगा। तो डीएम क्या होता है, म्यूचुअल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ एक ही कंडक्टर है, तो डीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा ओनली। ऐसे ही अगर हम डी ऐसे निकालेंगे तो हमें बताएगी ए साइड में भी एक ही कंडक्टर है, तो यहाँ पर भी ओनली क्या आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा। ठीक है, अदर वर्ड में हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कंडक्टर था, तो हमें डी ऐसे निकालने के लिए आपस में डिस्टेंस लेनी थी, पर एक ही कंडक्टर था तो आपस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओनली डी ए हो जाएगी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आर डैश। तो आप एक बार फिर से डी एस ए और डी एम का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर वाला जो आपने नोट्स में नोट किया होगा उसको देखना, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर m इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या है, वन है। तो अब फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एल ए अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻⁷ लॉग ई डी अपॉन आर डैश हेनरी पर मीटर। इसी तरह से अगर हमें एल बी निकालना होगा तो एल बी के लिए हमें क्या चाहिएगा, ऊपर तो डी एम ही आता है, नीचे क्या चाहिएगा, डी एस बी। बट यहाँ पर तो डी एस बी भी क्या होगा, डी बी भी होगा, और डी बी भी क्या है आपके पास, आर डैश ही है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻⁷ लॉग ई डी बाई आर डैश हेनरी पर मीटर। और यहीं अगर आपसे लूप का इंडक्टेंस पूछ लेता तो हम दोनों का क्या कर देते, सम कर देते। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता लूप इंडक्टेंस, तो लूप इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, एल ए प्लस एल बी। तो एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछा गया है। तो यही फॉर्मूले हमने लास्ट में देखे थे। अब हमने इसको बंडल कंडक्टर वाले जनरल केस वाले फॉर्मूले से, इसको हम बोलते हैं आपका जीएमडी वाला फॉर्मूला, तो उससे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड केस क्या देखा था हमने, सेकंड केस था आपका सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन। सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन, सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन में भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन क्या है, इस तरह की लाइन है, ये आपका ए बी सी कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, सबकी डी डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डी डिस्टेंस है। तो इसको अगर हम जीएमडी वाले फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आपको पता है फॉर्मूला तो क्या रहेगा, 2 × 10⁻⁷ लॉग ई डी एम अपॉन डी एस ए। क्योंकि हम किसका निकालना चाह रहे हैं, पहले ए का इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं सिमेट्रिकल थ्री फेस में तीनों का इंडक्टेंस सेम आता है। तो हमें पहले इसको हम फिर से ठीक तरह से लिख लेते हैं, ये है आपका डी एस ए। तो पहले हम डी एम निकालेंगे। तो डी एम कैसे निकलेगा, डी एम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला जो कंडक्टर है और इन दोनों कंडक्टर्स इनके बीच में म्यूचुअल निकालना है। तो आप इसको इस तरह से पार्टीशन कर दीजिए, एक कंडक्टर यानी कि एन इज इक्वल टू वन हो गया, और यहाँ पर दो कंडक्टर, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया,
टू हो गया। अब आप फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। पहले इस कंडक्टर की डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, बी से ली जाएगी। फिर इस कंडक्टर की डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, सी से ली जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, डी डॉट डी। पावर क्या आता है, वन अपॉन एम इंटू एन, तो वन अपॉन एम इंटू एन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर की पावर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। डी एस ए, डी एस ए कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर ए की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली क्या है, सिंगल कंडक्टर है। तो सिंगल कंडक्टर के केस में जो सेल्फ जीएमडी आती है वो उसकी इफेक्टिव रेडियस के इक्वल आती है, यानी कि डी ए के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर डैश लिख देंगे। और इस तरह से आपका जो फॉर्मूला है वो एल ए के लिए क्या बन जाएगा, टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन लॉग ई डी अपॉन आर डैश। और यही फॉर्मूला अपना लास्ट टाइम भी आया था। तो इस तरह से आप किसी भी फेस का निकालोगे सेम आएगा। अगर आप बी का निकालोगे तो ये पार्टीशन किस तरह कर दोगे, इस तरह से कर दोगे। अगर आपको बी का निकालना होगा तो ये वाला पार्टीशन हट जाएगा, अब ये वाला पार्टीशन रह जाएगा। अगेन यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, एम इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया सिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है एसिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन में हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। एसिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन, थर्ड केस जो था, अनसिमेट्रिकल लिख देते हैं इसको हम, अनसिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन। अनसिमेट्रिकल है प्लस हमने इसमें क्या कर दिया, ट्रांसपोजिशन कर दी है। क्योंकि अगर ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे तो फॉर्मूला कैसा आएगा, तीनों फेस का अलग अलग इंडक्टेंस आता है और वो हमें नहीं चाहिए। बट मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली जो है अनसिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन ही ज़्यादातर आपको पावर सिस्टम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए तो वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स वगैरह सब आती हैं। बट फ़ायदा क्या है, इकोनॉमिकल होती हैं इसलिए। तो यहाँ पे अगर ये अनसिमेट्रिकल हैं और ट्रांसपोज्ड भी की हुई हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ए बी सी हम इसको इस तरह से मान लेते हैं। अब इनकी डिस्टेंस हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग इन द सेंस इसको हम बोल देते हैं डी वन टू, इसको हम बोल देते हैं डी टू थ्री एंड इसको हम बोल देते हैं डी वन थ्री। ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग है और ए की पोजीशन में नहीं है, इनकी पोजीशन तीन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस तरह से होती है ट्रांसपोज लाइन। ये थोड़ा हमने गलत बना दिया है इसको, कैसे होंगी ये, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, तीनों पोजीशंस में क्या आएगी, लाइन आपके आएगी। तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तीनों पोजीशंस में लाइन है, ए बी सी। ए की पोजीशन मिड वाली भी हो रही है और ए की पोजीशन लास्ट वाली भी हो रही है। तो यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है ये ओनली एक पोजीशन का है। तो हम क्या करेंगे, क्या मेथड क्या था कि हम अलग अलग पोजीशंस में पहले क्या निकाल लेते हैं, सारी पोजीशंस में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में हम इंडक्टेंस निकालेंगे और उनका एवरेज ले लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही हमने पहले किया था। तो हम पहले फर्स्ट पोजीशन पे निकालेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड पे। पर अब हम जो फर्स्ट पोजीशन पे निकालने वाले हैं वो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, जीएमडी वाले फॉर्मूले से। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए इन पोजीशन वन, जब आपकी पोजीशन वन पे होगा ए तो क्या आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी एम वन तो क्या हो जाएगा, अगेन डी वन टू एंड डी वन थ्री की पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। और डी एस ए क्या हो जाएगा, वन पोजीशन पे, तो ये आपका आ जाएगा डी ए यानी कि आर डैश। यही आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, एम इज इक्वल टू टू हो जाएगा। और ए की डिस्टेंस दोनों से लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी और ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, वही हमने लिखा है डी वन टू और डी वन थ्री। अब ऐसे ही अगर हम लेंगे वैन ए इन पोजीशन टू, यानी कि अब ए इस पोजीशन पे आ गया है तो हम डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली और ये वाली। तो आपका क्या आंसर आएगा, डी एम टू क्या हो जाएगा, डी टू वन एंड डी टू थ्री की पावर वंस अगेन क्या हो जाएगा, वन बाई टू। अगेन डी ऐसे टू क्या हो जाएगा आपका, डी ए, ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि तीनों कंडक्टर सेम ही है, एक ही तो पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, कंडक्टर थोड़ी चेंज हो रहा है। तो रेडियस सेम रहेगी, इफेक्टिव रेडियस आर ऐसी आएगी। तो ये तो हो गया टू पोजीशन पे। अब वैन ए इन पोजीशन थ्री, अगर थर्ड पोजीशन पे है तो क्या कहानी होगी, थर्ड पोजीशन पे जो आपका डी एम थ्री है, थर्ड पोजीशन का मतलब है अभी ये यहाँ पर आ गया है, तो कौन कौन सी डिस्टेंस होगी, एक तो ये वाली डिस्टेंस यानी कि डी टू थ्री, और इसी तरह से एक कौन सी डिस्टेंस ली जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, डी वन थ्री है।
तो इन दोनों को हम फॉर्मूले में यूज करेंगे और बाकी सब डाटा सेम रहेगा। एन इज इक्वल टू 1 रहेगा, एम इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 रहेगा। तो क्या आंसर आएगा D31 D23 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 1/2। और जो आपका DS3 है वो आपका आ जाएगा DA यानी कि R डैश। तो यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका तीनों कैटेगरी में जो हमने निकाला है, क्या जो आपका सपोज कितना आ रहा था 2 × 10⁻⁻⁷, तीनों कैटेगरी का हम क्या करेंगे 1/3 लेंगे, यानी कि एवरेज लेंगे। तो सबका एवरेज कैसे लिया जाएगा, पहले तीनों पोजीशंस में उनका इंडक्टेंस का सम करेंगे और उसका 1/3 ले लेंगे। तो क्या आएगा, पहले पोजीशन पे क्या आ रहा है DS1 अपॉन DS A1, यही बोल सकते हैं हम इसको DS1। और D इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर होगा, इसको हम लिख लेते हैं, म्यूचुअल है तो M1 डिनोट कर देते हैं, ज़्यादा इजीली ये क्लियर हो जाएगा। तो DM1 और DS1 ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का क्या आएगा, अगेन इसको कॉमन ले लें 2 × 10⁻⁻⁷ का, तो क्या आएगा DM2/DS2। अगेन यहाँ पे क्या आएगा DM3/DS3। ठीक है, और इसका एवरेज लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 × 10⁻⁷ क्या लिख सकते हैं, लॉग में जब प्लस में होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा, लॉग ई DM1 DM2 DM3 डिवाइडेड बाई DS1 DS2 DS3। ठीक है, और बाहर क्या है 1/3 है इसका पूरे का। तो 1/3 जब लॉग में आगे जाएगा तो पावर बन जाएगा। तो पावर बनेगा तो क्या आएगा 2 × 10⁻⁻⁷। फाइनल क्या आ गया आपके पास DM1 DM2 DM3 डिवाइड बाई DS1 DS2 DS3 की पावर हो गया 1/3। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं फाइनली, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा DM1 DM2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और नीचे R डैश क्यूब आएगा और 1/3 क्या हो जाएगा R डैश ही बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁷ लॉग ई बेस। ये किसका है, ए कंडक्टर का इंडक्टेंस है। तो ये आपके पास आएगा D12 D23 D31 डिवाइडेड बाई R डैश, और इसके पूरे की पावर क्या हो जाएगा 1/3। नीचे का तो क्यूब होने की वजह से 1/3 कैंसिल हो गया, ऊपर का रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया। और अगर आप याद करोगे तो आपको पिछले मेथड से भी यही रिजल्ट मिला था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका जो आपकी ट्रांसपोज्ड थ्री फेस लाइन है उसके लिए हमने इंडक्टेंस यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमारा लास्ट केस बचा है इंडक्टेंस का, वो भी हम किस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। लास्ट केस क्या है आपका, सपोज इस तरह का केस बन गया कि टू कंडक्टर बंडल थ्री फेस ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि अभी जो हमने ट्रांसमिशन लाइन देखी थी जो ट्रांसपोज्ड थी विद ट्रांसपोजिशन, क्या थी ट्रांसपोज थी। देखो ये फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, मैं आपको बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसा केस हो जाए तो क्या क्या कर सकते हो आप, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। आपको तो सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है GMD वाला, बाकी सारे केस आप निकाल लोगे। एक तो आप सिंगल फेस लाइन के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, यूज होता है। थ्री फेस के लिए याद रखिए सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों केस में, और एक ये बंडल वाला फॉर्मूला याद रखिए। और याद रखना ईजी है, सब फॉर्मूले सेम पैटर्न पे हैं, कोई अलग पैटर्न पे नहीं है। तो ये केस अगर इस तरह का केस पावर सिस्टम में आ गया और ये यूज भी होता है, थ्री फेस ट्रांसमिशन लाइन है और टू कंडक्टर का बंडल है, यानी कि हर फेस के दो दो क्या है कंडक्टर, सब कंडक्टर्स हैं और उसमें भी ट्रांसपोजिशन की गई है। तो कैसे बनेगा ये नेटवर्क, देखिए। तो नेटवर्क समझाना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास पावर सिस्टम में ये टर्म्स बार बार यूज होंगी, तो आपको ये लाइन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि किस तरह का नेटवर्क है। तो थ्री फेस ट्रांसपोज लाइन है, यानी कि ट्रांसपोज का मतलब है कि पहले आर फेस की पोजीशन ये होगी, देन ये वाली होगी, देन ये वाली होगी। यानी कि अगर आर फेस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आर फेस यहाँ होगा, फिर यहाँ पर होगा और देन आपका आर फेस यहाँ पर होगा। अब टू कंडक्टर्स हैं, टू कंडक्टर्स का मतलब है कि आर फेस में दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको हम बोल सकते हैं R1 R2 R1 R2 R1 R2। पिछले वाले केस में फॉर्मूला निकाला था जिसमें R एक ही था, अब R दो हैं, यानी कि टू कंडक्टर का बंडल वाला केस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमें समझना है यहाँ पे। तो चेंज क्या होगा यहाँ पे, जो फाइनल फॉर्मूला था वो बंडल वाला, जो अनसिमेट्रिक वाला ही रहेगा। अनसिमेट्रिक में जो आपका फाइनल फॉर्मूला आया था DM1 DM2 DM3 के बाद, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ DM1 होगी, इस पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ DM1 होगी और कुछ ना कुछ क्या होगी DS1 होगी। इस पोजीशन में भी आपकी
टू होगी और डी एस टू होगी। इस पोजीशन पे भी आपकी डी एम थ्री होगी और डी एस थ्री होगी। फिर तीनों का एवरेज ले लेंगे। तीनों का एवरेज जब निकालोगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास? एवरेज लेने पे जो फेस का फॉर्मूला आता है वो आपके पास आएगा 2 × 10⁻⁻⁷ लॉग ही, जैसा कि लास्ट केस में आया था, डी एम वन डी एम टू डी एम थ्री डिवाइडेड बाई डी एस वन डी एस टू डी एस थ्री की पावर वन थर्ड। बट अब यहाँ पे डी एस वन की जो वैल्यू है वो आर डैश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, दो सब कंडक्टर्स हैं। पिछले केस में क्या था, एक ही सिंगल फेस में सिंगल कंडक्टर था, इसलिए हमने यहाँ पे आर डैश आर डैश आर डैश पुट कर दिए थे और इन सब की वैल्यू भी निकाल ली थी। यहाँ पर क्या चेंज आता है, देखो एम वन तो आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपको पता है कि एम वन कैसे निकलेगा। सपोज ये आपके अदर टू कंडक्टर्स हैं, अदर भी तो होंगे ना, ये आपका बी फेस है, ये आपका, सॉरी यहाँ पे वाई आता है, आर वाई बी सिक्वेंस होती है तो हम वही यूज़ करेंगे। ये वाई वन है, वाई टू है, ये है आपका बी वन बी टू। पहले तो आप समझ लीजिए डी एम वन कैसे निकालोगे। अगर मैं डी एम वन बता दूंगा आपको, डी एम टू डी एम थ्री आप खुद निकाल लोगे। तो डी एम वन निकालने के लिए क्या करना है आपको? आपको पता है डी एम वन क्या होती है, म्यूचुअल डिस्टेंस होती है, तो आपको इस तरह से डिवाइड कर देना है। अब कैसे निकालोगे? यहाँ पे चार कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, दो कंडक्टर्स हैं। तो पहले आर वन की वाई वन से डिस्टेंस, आर वन की वाई टू से डिस्टेंस, ठीक है, फिर आर वन की बी वन से डिस्टेंस, फिर आर वन की बी टू से डिस्टेंस। इसी तरह से फिर आर टू की वाई वन से, आर टू की वाई टू से, आर टू की बी वन से, आर टू की बी टू से। पावर क्या हो जाएगा, 1/m इंटू एन, एन टू है, एम फोर है, तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से इस वाले सिनेरियो में निकाला जाएगा और इसी तरह से इस वाले सिनेरियो में। तो डी एम वन डी एम टू डी एम थ्री आपको मिल जाएगी। अब डी एस वन कैसे निकाली जाएगी? डी एस वन समझ लीजिए। डी एस वन अगर आपको निकालनी है, आपको पता है यहाँ पे कितने कंडक्टर है, आर वन आर टू दो कंडक्टर है। तो आर वन आर टू दो कंडक्टर्स के लिए कैसे निकाला जाएगा? डी एस वन क्या होती है, पहले हमें निकालना है डी आर वन आर वन, डी आर वन आर वन, फिर डी आर वन आर टू। याद कीजिए, आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था बंडल कंडक्टर्स का, वो यही था। फिर आप इस कंडक्टर से डिस्टेंस लेना चालू करोगे, सेल्फ है, म्यूचुअल से मतलब नहीं है हमें, सेल्फ यानी कि जो सिंगल फेस के दो कंडक्टर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आर टू एंड डी आर टू आर वन, यही आएगा। और इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/n²। n कितना है, 2 है, तो 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है आर डैश है, इसकी वैल्यू भी क्या है, आर डैश है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज कितनी है, एस डिस्टेंस है। क्या है, एस डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आर डैश स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके साथ, एस और आ जाएगा, आर डैश स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। आर डैश स्क्वायर एस स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये आ जाएगा आर डैश और एस की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ये फॉर्मूले में निकल के यहाँ पे आ गई है। इस तरह से हम बंडल कंडक्टर्स के केस में किसी भी तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो उसको। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, जो डी एस वन है वही डी एस टू होगी और वही क्या होगी, डी एस थ्री होगी। क्यों? क्योंकि आर वन आर टू की पोजिशन सेम है। हमें सेल्फ जीएमडी के लिए इन दोनों की पोजीशन देखनी होती है, वो हमेशा हर केस में सेम है। इनकी रेडियस भी सेम है और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, तो इसी पे आपकी सेल्फ जीएमडी डिपेंड करती है। तो ये हर केस में क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम एक फॉर्मूला इसका फाइनल ये भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷ लॉग ही डी एम वन डी एम टू डी एम थ्री तो क्या होगी, अलग अलग होगी, तो इसके साथ तो क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट केस जो मैंने बताया था, वो ये वाला केस था। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा देता हूँ, बंडल कंडक्टर और डबल सर्किट लाइन में क्या डिफरेंस हो जाता है और किस में फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल सकता है। देखिए, बंडल कंडक्टर अभी हमने बनाया था, बंडल कंडक्टर किस तरह का था, इस तरह का था। ये आपका था बंडल कंडक्टर, जिसमें R1 R2 Y1 Y2 और B1 और B2 थे, ठीक है। अगर इसको डबल सर्किट लाइन में बनाना है तो हम डबल सर्किट लाइन में एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक चॉइस होती है कि आपको R1 R2 एक साथ नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डबल सर्किट यानी कि RY भी दो बार होंगे। डबल सर्किट लाइन का मतलब यही है कि आपके पास RY भी एक फेस हो गया और दूसरा RY भी उसके साथ में ही चलेगा। तो आपको एक वहाँ पर जो बेनिफिट होता है वो ये है कि आप R1 Y1 B1 एक फेस तो यहाँ पर बना सकते हो, दूसरे फेस को रिवर्स में भी बना सकते हो, R2 Y2 B2, क्योंकि दोनों आपस में अलग अलग फेस, अलग अलग दोनों की
जो है दोनों के कनेक्शंस अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आप डबल सर्किट लाइन में दोनों फेसेस को अलग अलग तरह से भी बना सकते हो। बंडल कंडक्टर में क्या होता है, R1 R2 साथ साथ होंगे, Y1 Y2 साथ साथ होंगे, तो इस तरह का सिनेरियो होता है। हम जानते हैं कि दोनों के बीच में एस स्पेस होता है। यहाँ पे जब हम इसकी जीएमडी निकाल रहे थे, जीएमआर यानी कि सेल्फ जीएमडी, तो जे सेल्फ जीएमडी कितनी आ रही थी, यानी कि जीएमआर कितना आ रहा था, आर डैश एस की पावर 1/2। और यहाँ पर भी सेम आएगा, R1 ये है, R2 ये है, इन दोनों से ही मतलब है सेल्फ जीएमडी में तो। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ जीएमडी सेम फॉर्मूला आएगा, आर डैश एस की पावर 1/2। अब यहाँ पे जो एस है वो क्या है, ज़्यादा है, किसकी बजाय, इसके एस की बजाय। तो ज़्यादा एस होगा तो सेल्फ जीएमडी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेल्फ जीएमडी जब इंक्रीज होगा तो फॉर्मूला क्या था, 2 × 10⁻⁷ लॉग ई, आपका ऊपर क्या आ रहा था, डी एम डिवाइडेड बाई डी एस। तो डी एस जब सेल्फ जीएमडी जब बढ़ेगा तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टोटल इंडक्टेंस जब कम होगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंडक्टेंस कम होने से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ती है, यही तो फायदा है बंडल कंडक्टर का। अब बंडल कंडक्टर से भी ज़्यादा फायदा किस में हो गया, डबल सर्किट लाइन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ बताने का मेरा प्राइमरी पर्पज़ यही था कि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आए बंडल और डबल सर्किट लाइन में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब अगर ये ओनली सिंगल कंडक्टर होता है, यानी कि आर फेस होता, वाई फेस होता और बी फेस होता, तो इसकी जीएमडी और ज़्यादा होती, और जीएमडी ज़्यादा होती तो एक्सएल और ज़्यादा होती। जीएमडी क्या होती है, और कम होती, नॉट ज़्यादा, कम होती है यहाँ पे, सॉरी। जीएमडी कितनी होती है उस केस में, आर डैश, आपकी जीएमडी में क्या आता है, ओनली आर डैश आता। आपने फॉर्मूले देखे होंगे जब सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक लाइन की स्टडी कर रहे थे, तो आर डैश आ रहा था। अब एस से और मल्टीप्लाई हो गया है, तो एस से मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जीएमडी इंक्रीज हो रही है बंडल के अंदर। और स्पेस एस और ज़्यादा बढ़ जाने के कारण डबल सर्किट लाइन में और ज़्यादा सेल्फ जीएमडी इंक्रीज हो रही है। तो सेल्फ जीएमडी इंक्रीज होने का मतलब इतना है कि इंडक्टेंस कम हो रहा है, और इंडक्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है बंडल कंडक्टर के कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पहले तो बता ही दिए हैं, अब एक बार हम उनको फिर से देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर्स। अब फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको जितने भी इंडक्टेंस के सिनेरियो थे, इंडक्टेंस निकालने के जितने भी केस थे, सब समझ में आ गए होंगे। अब आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो कौन कौन से रखने हैं, एक तो सिंगल फेस लाइन वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला है, वो भी डायरेक्टली याद रखना है। थ्री फेस लाइन वाला फॉर्मूला याद रखना है, थ्री फेस लाइन विद ट्रांसपोजिशन वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बंडल वाला फॉर्मूला याद रखना है। बस ये फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर क्या आता है, जी एम डी आती है, नीचे सेल्फ जी एम डी आती है। इस तरह के फॉर्मूले सभी केसेस में बनेंगे, तो आपको ये याद रखने हैं। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो आपको और अच्छे से इनकी एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। ज़्यादातर जो है डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जो हटके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल सेक्शन हम सेगमेंट 2 का करेंगे तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम बंडल कंडक्टर के एडवांटेज और लिख लेते हैं, कुछ जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सेल्फ जीएमडी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेज, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है, अगर सेल्फ जीएमडी इंक्रीज होगी तो एल एंड एक्सएल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाएंगे, ये दोनों कम हो जाएंगे इनकी वैल्यू। इनकी वैल्यू जब कम होगी तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो तीन तो आपको लाइन से ही समझ में आ गए। एक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कोरोना के अंदर कि कोरोना पावर लॉस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका रीज़न भी क्या है कि आपकी रेडियस बढ़ जाती है। फिफ्थ जो है वो आपका क्या है, सर्ज इम्पीडेंस भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा कि सर्ज इम्पीडेंस भी क्या होता है, इसके अंदर रिड्यूस होता है, क्योंकि सर्ज इम्पीडेंस जो आता है √L/C आता है। अगर इंडक्टेंस कम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। अब सर्ज इम्पीडेंस जब कम होता है तो SIL जो लोडिंग है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SIL जो आपकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, सारे सीक्वेंस में समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड so that the voltage voltage gradient is minimized। नेक्स्ट है आपका लास्ट एडवांटेज जो है वो है फॉर द सेम पावर ट्रांसफ़र
पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, क्योंकि पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो अगर मैं पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को सेम रखता हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि क्या होगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फॉर द सेम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर is reduced so that cost of transmission is minimized। तो ये सब जो है पॉइंट्स थे जो आपको बंडल कंडक्टर के एडवांटेजेस में आते हैं। तो ये हो जाता है आपका एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है लाइन का, क्योंकि लाइन इंडक्टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब आपको जीएमडी जीएमआर को ही यूज़ करना है, जो मैं आपको कैपेसिटेंस से बताऊंगा। तो आपको डायरेक्टली एक सैम्पल फॉर्मूला याद रखना है, उसी से आप सारे फॉर्मूले बना लोगे। सो थैंक यू।